हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने जो हिंदी साहित्य की 4 काल होते हैं, उनमें से जो 3 काल थे, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, उनके बारे में अच्छे से अध्ययन कर लिया है। अब हमने आधुनिक काल की शुरुआत की है और उस आधुनिक काल में जो पहला जो काल है हमारा भारतेंदु युग, उस भारतेंदु के बारे में हमने स्टार्ट किया है। आज इसके अंदर हम देखेंगे कि जो भारतेंदु युग है, उस भारतेंदु युग के अंदर जो एक खड़ी बोली है, उस खड़ी बोली के विकास के लिए कुछ जो संस्थाएं बनी, उस संस्थाओं में जैसे हमारे फोर्ट विलियम कॉलेज थी, जो 1800 ईस्वी में उसकी स्थापना हुई थी। कोलकाता में लॉर्ड वेलेस्ली ने उसकी स्थापना की थी। तो उनसे संबंधित 4 जो महत्वपूर्ण जो लेखक है, उनके बारे में देखेंगे कि उनका क्या योगदान रहा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार का आपको डाउट या कंफ्यूजन होता है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। अब देखिए, हम शुरुआत करते हैं क्लास की। खड़ी बोली गद्य से संबंधित 4 लेखक, यानी जो खड़ी बोली गद्य है उससे संबंधित जो 4 लेखक है, उनके बारे में देखते हैं। सदल मिश्र, सदल मिश्र है, उसकी रचना है नासिकेतोपाख्यान, जिसका जो दूसरा नाम है वो है चंद्रावती। दोनों ही नाम महत्वपूर्ण है, यानी जो सदल मिश्र की रचना है नासिकेतोपाख्यान, उसको दूसरे नाम से पुकारा जाता है जिसका नाम है चंद्रावती। फिर होता है लल्लूलाल, इस साल है उस लल्लूलाल की रचना है प्रेम सागर। मुंशी सदासुखलाल नियाज, उसकी रचना है सुख सागर। सैयद इंसा अल्लाह खान, रचना है रानी केतकी की कहानी, जिसका अन्य नाम है उदयभान चरित। तो ये जो 4 है, ये अपने आप में मोस्ट है और इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं। तो आपको इनकी रचनाओं के नाम याद रख लेना है। उनके जो अन्य नाम है रचनाओं के, 2 ही के ही है अन्य नाम, भाई प्रेम सागर का नहीं है और सुख सागर का नहीं है। ये तो लल्लू लाल है तो ये प्रेम सागर है, और सदासुखलाल नियाज है उसकी सुख सागर है, तो इनका नाम याद रह जाएगा। बाकी जो सदल मिश्र की रचना नासिकेतोपाख्यान, इसका अन्य नाम है चंद्रावती, और इंसा अल्लाह खान की रचना है रानी केतकी की कहानी, जिसका अन्य नाम है उदयभान चरित। तो ये आपको याद रखना है। आगे हमारा सदल मिश्र व लल्लूलाल का संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था। यहां जाकर ये जो लाइन है वो महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हमारे को ये चारों नाम है वो याद रहते हैं। और अब इन चारों में से जो 2 ही है, सदल मिश्र और लल्लूलाल, इनका ही संबंध है वो फोर्ट विलियम कॉलेज से था। अब हमारे को ये चारों नाम है ऑप्शन में देखने को मिलते हैं, और वहां जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो हमारे को पूछता है कि इनमें से वो कौन से है जो फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध रखते हैं। तो वो 2 नाम है वो देगा। अब 2 नाम हमारे को छांटना होता है, तो वहां पर क्या होता है कि एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है जब अच्छे से पढ़ के नहीं जाते। तो इसको देखो, मैं आपको बता देता हूं कैसे याद रखना है। यहाँ आओ, यहाँ पर देखो 4 नाम है हमारे पास में। सदल मिश्र है, लल्लूलाल है, मुंशी सदासुखलाल नियाज है और सैयद इंसा अल्लाह खान है। 4 नाम हो गए हमारे पास में। अब ये चारों नाम है हमारे ऑप्शन में, यही 4 नाम देते हैं वो, यही 4 नाम देते और इनमें से पूछते कि इनमें से वो कौन से कवि या लेखक है जिनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से है या था। तो अब इनमें से देखिए, आपको 2 नाम छांटने होते हैं, तो ये चारों नाम है, उनमें से 2 नाम जो छोटे हैं वो छांट लेना, सदल मिश्र और लल्लूलाल, ये नाम छोटे। बाकी मुंशी सदासुखलाल नियाज लंबा है, सैयद इंसा अल्लाह खान वो भी लंबा है। तो ये जो नाम है, 2 नाम बड़े हैं और 2 नाम छोटे। जो छोटे उनका संबंध फोर्ट विलियम कॉलेज से था। ठीक है, आगे देखो। ये जो बता रहा हूं मैं आपको, आप सीधे याद कर सकते हो, पर क्या एग्जाम में जो फ्रेशर होता है उसके लिए थोड़ी सी हमारे को वो के डूबते को तिनके का सहारा, तो थोड़ा सा ऐसे हिंट मिल जाए तो हमारे को आसानी हो जाती है। आचार्य शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खान की भाषा सर्वाधिक चुटीली व मुहावरेदार है। जो इंसा अल्लाह खान है, जिसकी रचना रानी केतकी की कहानी, जिसका अन्य नाम है उदयभान चरित्र, तो ये जो है उनकी जो भाषा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या मानी है कि जो मुहावरेदार या चुटीली है।
हिंदी विभाग के प्रधान जॉन गिलक्रास्ट है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। जो हिंदी हमारी है वो हिंदी विभाग था, उसके जो प्रधान थे वो जॉन गिलक्रास्ट है। हिंदी के लिए खड़ी बोली नाम सर्वप्रथम मुंशी लल्लूलाल द्वारा प्रेम सागर की भूमिका में दिया गया। यानी जो हिंदी है हमारी, हिंदी भाषा के लिए जो खड़ी बोली शब्द काम में लिया गया वो सर्वप्रथम हमारे को कहाँ देखने को मिलता है? मुंशी लल्लूलाल है, उसकी रचना है प्रेम सागर, उसकी भूमिका में हमारे को देखने को मिलता है। गिलक्रास्ट ने खड़ी बोली को टकसाली भाषा कहा है। गिलक्रास्ट उसने जो खड़ी बोली का जो दूसरा नाम दिया वो कहा कि ये टकसाली भाषा है। एक एक जो लाइन है वो महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप अच्छे से इसको याद करिए। कविता में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम 1887 ईस्वी में अयोध्या प्रसाद खत्री ने अपनी रचना खड़ी बोली का पद्य में किया है। देखो, यानी जो कविता में ब्रज भाषा के स्थान पर जो कविता थी, हमने पीछे देखा है कि जो पद्य है, पद्य और गद्य दो थे, तो जो पद्य था उस पद्य की भाषा वो ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा, पद्य की भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। और गद्य उसके अंदर खड़ी बोली को काम में लेने लगे। खड़ी बोली जो हिंदी है हमारी, तो पद्य के अंदर ब्रज भाषा ही काम में ले रहे थे। यानी जो कविताएं, जो काव्य की रचना हो रही थी वो ब्रज भाषा में हो रही थी। और हमारा जो गद्य है वो खड़ी बोली में लिखा जाने लगा, जिसके अंदर हमारे कहानी उपन्यास ये आने। अब यहाँ पर देखो बात आ रही है कि कविता में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम, यानी जो ये कविता है इसके अंदर ब्रज भाषा काम में लेते थे, परंतु इसमें भी खड़ी बोली काम में लेने लगे। तो कविता में ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम 1887 ईस्वी में अयोध्या प्रसाद खत्री ने अपनी रचना खड़ी बोली का पद्य, तो रचना है वो याद रह जाएगी। क्यों याद रह जाएगी? क्योंकि खड़ी बोली है काम में लिया, तो खड़ी बोली का पद्य, कविता का नाम रखा तो पद्य है, पद्य के अंदर खड़ी बोली काम में लिए इन्होंने, ठीक है, तो रचना याद रह जाएगी। अयोध्या प्रसाद खत्री 1887 ईस्वी के अंदर सर्वप्रथम काम में लिया है। आगे देखो, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को हट्टी एवं मूर्ख कहकर पुकारा। ये कई बार पूछा जा चुका है। यानी खड़ी बोली के समर्थकों को हट्टी और मूर्ख किस विद्वान ने कहा है? तो वो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कहा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कहा है कि जो खड़ी बोली का समर्थन करते वो एक तो हट कर रहे हैं यानी हट्टी है, दूसरी बात वो मूर्ख है। ये बात जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कही है खड़ी बोली के समर्थकों के लिए। अब इसके बाद में आता है भारतेंदु युग के प्रमुख कवि, यानी भारतेंदु युग है उसके अंदर नाम तो भारतेंदु के हिसाब से रखा गया, परंतु अन्य कवि भी है, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो पहले भारतेंदु के बारे में देखेंगे। तो देखिए, भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों में पहला नाम आया भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिसका उपनाम है रसा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, मोस्ट है। यानी भारतेंदु का अन्य नाम क्या है? तो भारतेंदु का अन्य नाम है रसा। जन्म इसका 1850 ईस्वी काशी वैश्य परिवार में हुआ था। वैश्य यानी जो बढ़िया होते हैं, तो इनका काशी के अंदर जन्म हुआ था, वैश्य परिवार में हुआ था। ये जन्म की डेट हमने शुरुआत कर ली है पहले से, क्योंकि जो भारतेंदु युग है उसकी शुरुआत 1850 ईस्वी से होती है, और हमारा आधुनिक काल है उसकी शुरुआत भी 1850 ईस्वी से होती है, क्योंकि उस समय भारतेंदु का जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करें तो 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। तो देखो 50 और 85 के अंदर सिर्फ 35 वर्ष का फर्क है। 35 वर्ष, 35 वर्ष हुए। तो 35 वर्ष जो विद्वान है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र, 35 वर्ष की उम्र में आजकल हम जो नौकरियों की दौड़ में लगे हुए, नौकरी नहीं लगती है, और इन्होंने 35 वर्ष की उम्र में वो नाम कमाया है कि आज हम इनके बारे में पढ़ रहे हैं। इनके जो साहित्य लिखा गया, इनके द्वारा जो रचनाएं की गई वो इतनी प्रभावित थी, इतना इन्होंने योगदान दिया कि आज इनके नाम पर पूरे जो काल का है वो नाम रखा गया है, एक युग का नाम रखा गया भारतेंदु हरिश्चंद्र युग। तो भारतेंदु युग है वो इनके नाम पे रखा गया। तो 35 वर्ष में इन्होंने वो सब कुछ हासिल कर लिया था। तो कहने का मतलब ये है कि इस जिंदगी में आए हो तो आप कितनी लंबी उम्र लेके आए हो, कितने लंबे टाइम तक जीवित रहते हो, वो मायना नहीं रखता। आपने उस जिंदगी के अंदर क्या ऐसा किया कि जिससे जो पीछे आने वाली पीढ़ी है उसका फायदा हो रहा है, जो पीछे आने वाली पीढ़ी है वो आपको याद कर सके। ऐसी सकारात्मक सोच पैदा करने के लिए मैंने एक नया YouTube चैनल है मेरा,
मोटिवेशन टाइम बी एल लूणा के नाम से, आप अगर देखना चाहिए तो उस पर भी आप विजिट कर सकते हो। पिता की बात करें तो बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास, यानी जो इनके पिता थे उनका नाम था बाबू गोपाल चंद्र गिरधर दास। मूल नाम हरिश्चंद्र है, जो इनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। बाकी जो उपाधि है वो भारतेंदु है। तो भारतेंदु इनका नाम, जैसे भारतेंदु युग है तो इनका मूल नाम तो हरिश्चंद्र था, परंतु जो उपाधि दी गई थी भारतेंदु के नाम से इसको, तो भारतेंदु इनकी उपाधि है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ये उपाधि उस समय के साहित्यकारों व पत्रकारों द्वारा दी गई, यानी डॉक्टर नगेंद्र का मानना है कि जो ये उपाधि दी गई है उस टाइम जो साहित्यकार थे, जो पत्रकार थे, उन्होंने इनको कहा था कि आप भारतेंदु हो। तो हरिश्चंद्र इनका मुख्य नाम है और उपाधि है इनकी भारतेंदु। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता, अब आपने नाम याद रखा हरिश्चंद्र भारतेंदु, अब आप को दिक्कत आती है कि इनका नाम हरिश्चंद्र था या नाम भारतेंदु था, तो नाम है वो हरिश्चंद्र है और उपाधि है भारतेंदु की, दी गई है साहित्यकारों और पत्रकारों द्वारा। भारतेंदु ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था, तो वो पत्रिकाएं है वो महत्वपूर्ण है, मोस्ट है, उसको भी देख लेते हैं। 3 पत्रिकाएं कौन कौन सी है अगले पैराग्राफ के अंदर है। पहली जो पत्रिका है वो है कवि वचन सुधा, 1868 ईस्वी में है। आगे लिखा माँ पासा। अब इस माँ पासा का क्या मतलब है? मासिक, पासिक और साप्ताहिक। कहने का मतलब जो कवि वचन सुधा है जो 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, वो पहले मासिक थी, महीने में एक बार आती थी, फिर उसको पासिक किया गया, 15 दिन में एक बार आने लगी, फिर उसको साप्ताहिक किया गया, सप्ताह में एक बार आने लगी। तो ये मासिक भी थी, पासिक भी थी और साप्ताहिक भी थी। हरिश्चंद्र चंद्रिका जो 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जो मासिक पत्रिका थी, मासिक पत्रिका थी। यह पत्रिका शुरुआत के 8 अंकों तक, 8 अंकों का मतलब है जैसे मासिक थी तो महीने में एक बार आती थी, तो 8 अंकों का मतलब 8 महीने तक हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से प्रकाशित होती थी। ये लाइन मोस्ट है, यानी जो हरिश्चंद्र चंद्रिका है वो कितने अंकों तक है? वो हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से प्रकाशित होती थी, तो 8 अंकों तक। तो 8 अंक का मतलब 8 महीने हो गए, 8 अंकों तक ये हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से प्रकाशित होती थी। हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप सर्वप्रथम इसी चंद्रिका में प्रकट हुआ है, यानी जो हिंदी गद्य है उस हिंदी गद्य का जो परिष्कृत एकदम शुद्ध रूप जो प्रकाशित हुआ है वो सर्वप्रथम हमारे को इसी चंद्रिका में, हरिश्चंद्र चंद्रिका में देखने को मिलता है। तीसरी जो रचना वो है बाला बोधिनी, जो 1874 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और ये भी मासिक है। अब है ये तीनों पत्रिकाएं काशी बनारस से प्रकाशित होती थी। सूत्र है इनका कहबा 68, यानी कहबा एक फसल है जिससे कॉफी बनती है, तो ये वो कहवा है, यहाँ पर मैंने कहबा लिया है, ठीक है। उसका जो ये कोड आते हैं, जिसे हम जो एक संकर बीज लेके आते हैं तो उनके कोड बने, तो कहबा उस फसल का कोड है 6851। कहबा की जो फसल है उसका कोड है 6851। अब इसको आपको कैसे याद करना है, यानी आपको जो हरिश्चंद्र भारतेंदु हरिश्चंद्र है उसकी तीनों पत्रिकाएं याद हो जाएगी, सारा मैटर याद हो जाएगा, पत्रिकाओं से संबंधित आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कैसे गलत नहीं होगा वे एक बार देख लेते। जैसे पहले नाम आया कहबा, कह का मतलब 1 नंबर पे कौन सी है, 2 नंबर पे कौन सी है, उसको क्रम से मैंने लिया है, तो कह का मतलब हो जाएगा कवि वचन सुधा, है का मतलब हो जाएगा हरिश्चंद्र मैगजीन या हरिश्चंद्र चंद्रिका, और दूसरी बात है बा का मतलब हो जाएगा बाला बोधिनी। तो तीनों पत्रिकाओं के नाम हो गए। अब 6851 है, तो 1800 ईस्वी में तो भारतेंदु है, उसका जन्म हुआ था 1800 ईस्वी, तो आपको याद रह जाएगी भाई, 1800 ईस्वी तो याद रह जाएगी। 1800 ईस्वी में 68 ऐड करेंगे, 1868, तो 1868 में पहली रचना है, तो सॉरी पहली पत्रिका है, तो क यानी कवि वचन सुधा, तो 1868 में कवि वचन सुधा। फिर 68 के अंदर हमारे को 5 ऐड करने, तो 68 में 5 ऐड करते हैं 1873 हो जाता है, और 1873 के अंदर हमारा हरिश्चंद्र चंद्रिका हो जाएगा। फिर 73 के अंदर हमारे को 1 ऐड करना है, तो 1874 हो जाएगा, और 1874 के अंदर हमारा कौन सा हो जाएगा? बाला बोधिनी हो जाएगा। तो हमारे को रचनाओं के नाम याद हो गए और उनकी जो प्रकाशन की जो डेट है वो याद होगी। इसके बाद में ये जो रचना है वो सभी काशी बनारस से प्रकाशित होती थी, तो ये कोई कंफ्यूजन नहीं है, तीनों की तीनों रचनाएं काशी बनारस से प्रकाशित होती थी। अब इनके बाद में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मासिक थी, साप्ताहिक थी, कौन सी? तो जो पहली रचना है कहवा, कहवा है, तो ये देखो कहवा शब्द वो 3 का है, 3 अक्षरों का है, तो कवि वचन सुधा है, वो मासिक भी थी क्योंकि महीना है, बड़ा है, फिर उसके बाद में 15 दिन होते हैं, भाई महीना है वो बड़ा है, 30 दिन होते हैं, फिर
और ये सप्ताह 7 दिन होते। तो कहने का ऐसे क्रम चल रहा है। तो पहले मासिक थी, फिर वो पाक्षिक थी और फिर साप्ताहिक थी। तो कवि वचन सुधा है वो तीनों थी। अब तीनों के बाद में शुरुआत यानी मासिक से हो रही है, तो दूसरी दोनों मासिक थी। ये भी मासिक थी और ये भी मासिक थी। तो ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात है नहीं, आपको अच्छे से याद रह जाएगा। और ये इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और मैं उम्मीद करता हूं कि इतना अगर आप इस प्रकार देख लेते हो तो इनसे संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, चाहे एग्जामिनर कैसे भी पूछे आपसे। आगे हमारा भारतेंदु के उपन्यास, यानी भारतेंदु के उपन्यास भी है, यानी ये तो हो गई पत्रिकाएं। अब भारतेंदु के उपन्यास हमीर हट, शीलवती, सावित्री चरित्र, सुलोचना और रामलीला, ये जो 5 है वो भारतेंदु के है उपन्यास है। इसका भी मैंने एक छोटा सा सूत्र बनाया है, हंसी सावित्री सूरा। हंसी सावित्री सूरा, तो है का मतलब हो जाएगा हमीर हट, शी का मतलब हो जाएगा शीलवती, सावित्री का मतलब सावित्री चरित्र, सु का मतलब सुलोचना और रा का मतलब रामलीला। तो हंसी सावित्री सूरा, तो इनका भी एक सूत्र बना दिया। यानी भारतीय मैंने उनकी ट्रिकें ज्यादा बनाई है जो एग्जाम में अक्सर उनसे संबंधित ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो जैसे हमने तुलसीदास के बारे में जो था, तो तुलसीदास के बारे में हमने अच्छे से उनकी जो सारी जो मैटर लंबा चौड़ा था, तो सारों की उनने ट्रिकें बनाई है, काफी हद तक वो सरल हो जाता है। इधर भारतेंदु है हमारे, तो भारतेंदु से संबंधित है क्योंकि भारतेंदु एक युग है, भारतेंदु एक पूरा का पूरा युग है, तो भारतेंदु से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो भारतेंदु का जो सारा मैटर है उसको मैंने इस प्रकार देख लिया, तो आपके क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने वाला है। इसके बाद में भारतेंदु के प्रमुख नाटक, तो ये नाटक है जो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। और नाटकों के भी मैंने जो अनुदित और मौलिक जो नाटक है, इनके 8 जो अनुदित है, 9 मौलिक है, पूरे 17 नाटक थे। तो इनका पूरा मैंने इस प्रकार से इसके अंदर क्या क्या वर्णन है शॉर्ट के अंदर के भाई क्वेश्चन एग्जाम में क्या क्या पूछते हैं उनसे संबंधित वो, और इनका भी मैंने एक सूत्र बना रखा है। उन सूत्रों की आपसे वहां से पूछता है कि निम्न में से अनुदित नाटक नहीं है, तो वहां गलत हो जाता है। हमारे को भी याद तो रहता है पर अनुदित कौन सा था और मौलिक कौन सा था, ऐसी कंफ्यूजन होता है। तो इनका भी मैंने सूत्र बना रखा है जो हम अगली क्लास के अंदर अच्छे से देखेंगे। यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई डाउट कंफ्यूजन आपको लगता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है तो आप लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।